एंड वेलकम टू द क्लास एमएमबी सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर शुरू हो गया बेटा, ठीक है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं चैसी। ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटोमोबाइल एक स्वयं की शक्ति से चलने वाला वाहन है जिसे चलने की शक्ति एक इंजन से प्राप्त होती है जिसे कहते हैं पावर प्लांट। और जो ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले इंजन हैं ये क्या हैं? बेसिकली ये सब इंटरनल कंबशन इंजन हैं। इंजन पे सारे किस्म के इंजन हो गए, पीछे उसकी कार्यप्रणाली हो गई क्लियर। अब है इस वाले जो सेकेंड ईयर है इसमें स्टार्ट होगा ऑटोमोबाइल का एक्चुअल ऑटोमोबाइल है क्या। जो अभी तक फर्स्ट ईयर में पढ़ा, क्या पढ़ा था? इंजन और उसके सब सिस्टम्स। अब कंप्लीट ऑटोमोबाइल तो स्टार्ट करते हैं चैसी फ्रेम से, फिर उसके बाद इस पर लगे हुए जो कंपोनेंट हैं, जो इंजन ने जो टॉर्क बनाया है वह किस तरह से ट्रांसमिट होता है फ्रंट व्हील को या रियर व्हील को या चारों पहियों को, ऑल व्हील को, ठीक है। कितने प्रकार के व्हीकल होते हैं ये तो पहले इंट्रोडक्शन में मैंने क्लियर कर दिया था, तो मैं पिछले उसमें ही कि वाहन टू व्हील ड्राइव भी हो सकते हैं या फ्रंट व्हील ड्राइव भी हो सकते हैं, रियर व्हील ड्राइव भी हो सकते हैं, फोर व्हील ड्राइव भी हो सकते हैं एंड ऑलवेज ऑल व्हील ड्राइव भी हो सकते हैं। तो इस साल में हम अब ये जो पूरा वर्ष चलेगा इसमें पहले चैसी फ्रेम, चैसी में भी कुछ फ्रेमलेस जो छोटी कारें होती हैं वो फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन है, उसको मोनोक्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या चीज़ें होती हैं वो फिर आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी उस पर क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें चैसी आएगा, उसके बाद क्लच, फिर गियर बॉक्स, फिर ड्राइव लाइन। ड्राइव लाइन के साथ ही जुड़े हुए बहुत सारे जो अन्य कंपोनेंट हैं, यूनिवर्सल जॉइंट्स, स्लिप जॉइंट्स, कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट्स, उसमें भी सेप्पा जॉइंट, ट्री यूनियन जॉइंट, ट्यूलिप जॉइंट्स एंड रबर कपलिंग्स, फिर फाइनल ड्राइव, डिफरेंशियल असेंबली, रियर एक्सल्स, फ्रंट एक्सल्स, एक्सल केसिंग्स, फिर फ्रंट एक्सल में भी जो उसके साथ अटैचमेंट हैं स्टब एक्सल से हैं जो रिजिड बीम से हैं, और जो लाइव एक्सल हैं वह भी सेमी फ्लोटिंग टाइप, फुल फ्लोटिंग टाइप, बेंजो टाइप, सेल्सबेरी टाइप एंड मैनी मोर। इस पर हम आगे बात करते चले जाएंगे। उसके अलावा सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम का कार्य क्या बताया था कि सड़क के जो भी झटके हैं वो चैसी तक भी ना पड़ें, बॉडी में भी ना पड़े, पैसेंजर गुड्स किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो, वो कार्य है सस्पेंशन सिस्टम का। वो भी कई प्रकार का है, कन्वेंशनल सस्पेंशन, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, एयर सस्पेंशन, उसमें यूज होने वाले कॉयल स्प्रिंग्स, लीफ स्प्रिंग्स, टॉर्जन बार्स एंड मैनी मोर कंपोनेंट्स। एयर स्प्रिंग्स, उसमें भी बेलो, शेयर स्प्रिंग्स, ठीक है। बहुत लंबा कोर्स है, बहुत कुछ आना है। फिर स्टीयरिंग सिस्टम, कंट्रोल्स, ब्रेक सिस्टम्स, मैकेनिकल ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, एबीएस, एयर ब्रेक्स, एग्जॉस्ट ब्रेक्स, इंजन ब्रेक्स, रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड मैनी मोर। लाइटिंग सिस्टम, कंप्लीट एसेसरी, एचबीएसी, टायर्स, टायर का कंस्ट्रक्शन, उसके कार्य, उसके प्रकार, ठीक है। रिम, व्हील्स, जो रिम है उसको, रिम अलग चीज़ है, वो कंप्लीट बन जाता है तो वो व्हील कहलाता है, व्हील्स एंड टायर्स। मोटर व्हीकल एक्ट्स, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स एंड मैनी मोर। बहुत लंबा ये ड्यूरेशन है। अब फर्स्ट ईयर में धीरे धीरे चला था, इसमें थोड़ा सा स्पीड से चलना होगा क्योंकि पेट्रोल इंजन भी है। पेट्रोल इंजन के कंपोनेंट्स, कार्बोरेटर, सेल्फ स्टार्टर, अल्टरनेटर, ये सभी में है, ठीक है। तो लंबा कोर्स है, इसलिए अब तुम्हें आदत भी हो गई, 1 साल हो गया है, और फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम चैसी। जो ऑटोमोबाइल है वह स्वयं की शक्ति से चलने वाला एक वाहन है जिसे चलने की शक्ति तो इंजन से प्राप्त होती है।
और इसका प्रयोग यात्रियों या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। कैसे? सुरक्षित, सेफ्टी, कंफर्ट एंड इकोनॉमी। इसके लिए मैं पिछले क्लास में क्लियरली सारी बातें बता चुका हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक पूरे ऑटोमोबाइल का लेआउट होता कैसा है, कैसे वो एक ऑटोमोबाइल में परिवर्तित होता है। इंजन देखा कि इंजन कैसे पावर प्रोड्यूस करता है, वो देखा, उसके स्ट्रोक्स देखे, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, कंप्रेशन में क्या हो रहा है, पावर कैसे मिल रही है और फिर कैसे गैसें एग्जॉस्ट होकर बाहर निकाल दी जा रही हैं। अब उस शक्ति को रोड व्हील्स तक कैसे ट्रांसमिट किया जा रहा है। कभी वो छोटी कारों में वो सीधे फ्रंट व्हील में ट्रांसफर हो जा रही है, ट्रांसमिट हो जा रही है। जो भी इंजन का टॉर्क है, इंजन क्या कर रहा है, टॉर्क बना रहा है। एक टॉर्क क्या है, घूमने की शक्ति है, वो घुमा रहा है, एक बल आघूर्ण पैदा कर रहा है। उससे कैसे पहियों को चलाया जा रहा है और किस तरह से फिर वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा। वाहन पर पड़ने वाले जो जो बल हैं, उस पे एरोडायनामिक फोर्स, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस एंड मैनी मोर, ये सब ट्रांसमिशन सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है चैसी फ्रेम। ये चैसी है क्या? जब मैंने ऑटोमोबाइल का यहाँ पर वर्गीकरण किया था, उसमें ऑटोमोबाइल को 3 भागों में बांट दिया था। एक इंजन, दूसरा चैसी और तीसरा सुपर स्ट्रक्चर या बॉडी, व्हीकल की बॉडी। इन 3 भागों में बांट दिया था। पर ये सारे भाग ये इसी चैसी के ऊपर ही माउंट होते हैं। यानी चैसी क्या है? चैसी इज द बेसिक फ्रेम है, वो बेसिक यूनिट है, वो एक कंकाल है। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर ये जो मांसपेशियां हैं, ये क्या हैं, अलग से अटैचमेंट लगे हुए हैं। ये हाथ हमारे अलग से लगे हुए हैं, यहाँ बॉल जॉइंट्स हैं। तो ऐसे ही बॉल जॉइंट्स स्प्रिंग्स में भी आएंगे, वो आगे स्टीयरिंग सिस्टम में भी आएंगे, सस्पेंशन सिस्टम में भी आएंगे। समझ में आ रही बात? बॉल जॉइंट्स जिसमें एक बाउल है और एक बॉल उसके अंदर इस तरह से है कि ये मूव कर सकती है। इनके बीच में थोड़ा क्लियरेंस है और लुब्रिकेंट है, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। लुब्रिकेंट क्या कर रहा है? मेटल टू मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट को बचा रहा है। उनके बीच में एक हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन प्रदान कर रहा, ताकि घिसावट ना हो। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे शरीर का कंकाल है, उसी तरह से चैसी भी किसी भी वाहन का, किसी भी ऑटोमोबाइल का एक कंकाल है, एक बेसिक यूनिट है, जिसके ऊपर बाकी सारी यूनिटें लगी रहती हैं। तो यह चैसी भी कई प्रकार के होते हैं। चैसी में ये लॉन्ग मेंबर्स हैं, ये 2, और ये आपस में जुड़े हुए, इन्हें जोड़ा गया है आपस में, दोनों लॉन्ग मेंबरों को क्रॉस मेंबर के द्वारा जोड़ा गया है। यानी ये लैडर टाइप है। सीढ़ी देखी है, सभी ने देखी है सीढ़ी, जिस पे चढ़ के काम करते हो। उसमें एक लॉन्ग मेंबर होता है और चढ़ने के लिए उसमें यूं करके वो क्रॉस मेंबर्स लगाए हुए हैं। यानी ये जो लंबे वाले हैं ये साइड मेंबर्स हो गए, साइड मेंबर्स आर लॉन्ग मेंबर्स। और जो इन 2 साइड मेंबरों को जोड़ा गया है ये हैं सब क्रॉस मेंबर। तब ये एक संरचना बनी। अब इसमें जो छोटी एसयूवीज या जीप्स वगैरह इसमें देखा था वाहनों में अक्सर, अब इसी चैसी के नीचे एक्सल लगाया हुआ है और एक्सलों के साथ व्हील्स जुड़े हुए हैं। तो सड़क के ऊपर कहीं गड्ढा है, कहीं उभार है। रोड जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो तो उभार हैं, और कहीं पॉट होल्स हैं, सड़क पे गड्ढे हैं। तो टायर कभी गड्ढे में जा रहा है, कभी स्पीड ब्रेकर के ऊपर चढ़ रहा। तो एक्सल अप एंड डाउन की मूवमेंट कर रहा है। उस समय एक्सल ऊपर नीचे जा सके तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें बैंड दिया जाता है। चैसी को, चैसी फ्रेम को जो लॉन्ग मेंबर्स हैं उनको थोड़ा सा बैंड कर दिया जाता है, ताकि जो इसके नीचे व्हील लगा होगा तो जब भी एक्सल ऊपर नीचे जाएगा तो एक्सल इससे टकराए ना। साथ ही इसमें सस्पेंशन स्प्रिंग्स को लगाने के लिए भी जगह होती है।
यानी यह फ्रेम जो है, इस फ्रेम के जो कार्य हैं वो कार्य क्या क्या हैं? चैसी इज द बेसिक यूनिट टू विच वेरियस कंपोनेंट्स आर अटैच्ड एंड बॉडी इज बोल्टेड। चैसी एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स फिट होते हैं, उसकी जगह बनी होती है। स्प्रिंग्स को फिट करने के लिए ब्रैकेट्स होते हैं, कुछ बाहर इसके साथ बाहर निकले हुए होते हैं, कुछ इसके नीचे लगे हुए होते हैं। अभी जब चैसी पे जाएंगे वहाँ पर ये क्लियरली पता चल जाएगा। ये थ्योरी क्लास है, तो यहाँ पर तो बोर्ड में ही सब कुछ बना के दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रंट में इंजन लगा हुआ है, फिर पीछे यदि ये रियर व्हील ड्राइव है तो इसके सब बाद क्लच असेंबली लगी है, फिर गियर बॉक्स लगा या ट्रांसमिशन लगा है, ट्रांसमिशन के बाद ड्राइव लाइन लगी है। ड्राइव लाइन मीन्स प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। वो शाफ्ट फिर रियर व्हील तक, रियर एक्सल पे जा रही है, वो एक बेवल पिनियन को चला रही है, बेवल पिनियन क्राउन व्हील को चला रहा है, और वहाँ से जो ड्राइव है, जो टॉर्क है, वह 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर दोनों व्हील्स को ट्रांसमिट हो रहा। तो जो रियर व्हील ड्राइव हैं उनका जो पिछला एक्सल है वो लाइव एक्सल कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइव एक्सल कहला रहा है। तो उसमें एक्सल शाफ्ट एक एक्सल केसिंग के अंदर घूम रही है, और एक्सल केसिंग के अंदर ही फाइनल ड्राइव असेंबली या डिफरेंशियल असेंबली लगी हुई है। डिफरेंशियल असेंबली का मतलब अलग चीज़ है। डिफरेंशियल असेंबली का मतलब है वह कंपोनेंट जो कि कॉर्नरिंग पे डिफरेंशियल एक्शन प्रदान कर रहा है, कॉर्नरिंग पे। क्यों? क्योंकि जब आप कॉर्नर कर रहे हैं, कोई वाहन घूम रहा है, तो उसका जो अंदर वाला पहिया है, जो उसका, मान लिया वो राइट टर्न कर रहा है, तो जो राइट साइड का व्हील है, रियर व्हील, उसे कम दूरी तय करनी पड़ रही है, और जो बाहर साइड्स का है, लेफ्ट साइड का पहिया, उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। समझ में आ रही बात? तो ये है डिफरेंशियल एक्शन, कि उस समय अंदर वाला पहिया तो रुक जाए, थोड़ा सा उसकी वेलोसिटी कम हो जाए, और बाहर वाला फ्री घूम जाए, ताकि टायर वियर भी ना हो, एक्सलों पर कोई टॉर्जनल ट्विस्ट भी पैदा ना हो। वो कहलाता है डिफरेंशियल एक्शन। उस पर बाद में बात करेंगे, अभी चैसी फ्रेम पे बात कर लेते हैं। तो चैसी इज द बेसिक यूनिट टू विच वेरियस कंपोनेंट्स आर अटैच्ड एंड बॉडी इज बोल्टेड। एक ये बेसिक यूनिट है जिसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स, जैसे कि फर्स्ट में किसी में इंजन फ्रंट होता है, कई विदेशी गाड़ियों में इंजन पीछे भी होता है। दिल्ली पे चल रही हैं, दिल्ली में काफ़ी सिटी बसें चल रही हैं, उनका इंजन पीछे है, ताकि ये जो ड्राइव लाइन में जो पावर लॉस हो रही है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स को घुमा रहा, दूसरा तीसरे को घुमा रहा, तीसरा चौथे को घुमा रहा, फिर ये जितनी लंबी होती चली जाएगी तो पावर लॉस होती है। वो उस पावर लॉस को कम करने के लिए ही कारों में सीधे सीधे इंजन से पावर फ्रंट व्हील को पहुंचा दी जाती, ताकि पावर लॉस कम हो। और रियर व्हील व्हीकल्स में फिर पीछे इंजन रख देते हैं तो कूलिंग की समस्या आती है। पर जो गाड़ियों को थोड़ी सी दूरी तय करनी है, एक निश्चित एरिया में चलनी, महानगर में सिटी बस है, उसको अपने एक निर्धारित रूट पर ही चलना है, तो वहाँ पर ये सिस्टम चल सकता है कि पीछे इंजन हो। बहुत से गाड़ियों में आज भी पीछे इंजन होता है, ठीक है। इसमें यही दिमाग में नहीं बैठ के रहना, बिल्कुल एकदम से कूप मंडूप नहीं बनना है कि नहीं जी इंजन आगे ही रहता। आगे भी इंजन देखो कारों में तिरछा रहता है ऐसे, और जबकि ट्रकों में और बसों में सीधा लगा रहता है, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है इसको कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। ये लंबा अक्ष है। और जब ये वाहन की ऊंचाई जो है वो है वर्टिकल एक्सिस। क्या है? अगर हम इन दोनों मेंबरों के बीच की सेंटर लाइन मारते हैं, पहले इनकी एक ये सेंटर लाइन है,
ये वाला एक्सिस हो गया लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस और ये है इसका ये वाला हो गया इसका वर्टिकल एक्सिस। एक एक्सिस और है जो कि इसमें सड़क से इस तरह का एक्सिस, ये कहलाता है लेटरल एक्सिस। समझ में आई बात? ये वाला जो एक्सिस है ये है लेटरल एक्सिस। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि अभी चेसी फ्रेम में कौन कौन से लोड पड़ रहे हैं और उस लोड के कारण इसमें क्या क्या डिस्टॉर्शन आ सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो जो लंबी दिशा में है ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, इसको एक्स कह सकते हो आप। वर्टिकल एक्सिस को वाई बोल सकते हो और लेटरल एक्सिस इज जेड एक्सिस। इज इट क्लियर? अब इस पर लोड्स क्या क्या पड़ते हैं, इसका काम क्या है? फंक्शन ऑफ द चेसी फ्रेम। इसका पहला काम है टू सपोर्ट द चेसी कंपोनेंट्स एंड द बॉडी। ये जो फ्रेम्स हैं लॉन्ग मेंबर्स, ये क्या कर रहे हैं? ये आपस में जुड़े हुए हैं इन क्रॉस मेंबरों के साथ और ये अब एक संरचना बन गई है जिसके ऊपर की विभिन्न इंजन भी फिट हो सकता है, गियर बॉक्स क्लच असेंबली भी फिट हो सकती है, गियर बॉक्स भी फिट हो सकता है, ड्राइव लाइन भी फिट हो सकती है। सस्पेंशन स्प्रिंग के सस्पेंशन स्प्रिंग भी फिट हो सकती हैं, कॉयल स्प्रिंग्स भी फिट हो सकती हैं, टॉर्जन बार्स भी फिट हो सकती हैं, पेन हार्ड रॉड्स एंड मैनी मोर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें सब चीज़ समझ में आती रहेगी और वो कंपोनेंट हम दिखाते रहेंगे। ठीक है, क्या क्या इसके साथ कंपोनेंट लगे हैं। तो इन सारे कंपोनेंटों को फिट होने के लिए जगह प्रदान करना इसका एक कार्य है ताकि इसके ऊपर इंजन भी आसानी से फिट हो सके। सबसे आगे क्या फिट होता है? रेडिएटर। ठीक है, रेडिएटर का काम क्या है? इंजन को एक निर्धारित तापमान पर बनाए रखना, ठंडा करना नहीं है। ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यस, लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो घिसावट होगी, फ्यूल प्रॉपरली वेपोराइज नहीं होगा तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी आएगी, फ्यूल की खपत होगी, पोल्यूशन होगा, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स वायुमंडल में विक्षेपित हो जाएंगे, मिसफायरिंग होगी, पावर लॉस होगी। ठीक है, उस पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं। तो फर्स्ट तो इसके आगे रेडिएटर लगना है, फिर इंजन लगना है, फिर क्लच एंड गियर बॉक्स लगना है, फिर ड्राइव लाइन्स लगनी पीछे को, फिर रियर एक्सल है, फ्रंट एक्सल है, सस्पेंशन है, स्टीयरिंग सिस्टम लगना है, ब्रेक सिस्टम लगना है, वायरों को जाना है लाइटिंग सिस्टम के लिए। तो बहुत सारे इसके काम हैं। टू विथस्टैंड स्टैटिक एंड डायनामिक लोड्स विदाउट इन ड्यू डिफ्लेक्शन एंड डिस्टॉर्शन। स्टैटिक, जब ये खड़ा है तब भी इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, और जब चल रहा है तो चलते समय तो इसके ऊपर बहुत सारे लोड्स पड़ रहे हैं। कुछ वर्टिकल लोडिंग है, कहीं टॉर्जनल ट्विस्ट है, कहीं लेटरल बेंडिंग है एंड मैनी मोर लोड्स। ठीक है, अब ये फ्रेम कई प्रकार के होते हैं। पहला है सी सेक्शन यानी चैनल सेक्शन, यानी दो चैनल हैं। ये हमने एक ये सीट है, इस सीट को इस तरह से फोल्ड कर दिया तो ये बन गया सी। अब ये ज़्यादा माइल्ड है, अगर हम इसकी जगह गत्ता बनाते तो ये सेक्शन जो होता है ये कहलाता है सी सेक्शन। ठीक है, इस तरह का एक सेक्शन बना दिया ये लॉन्ग मेंबर, और इसी तरह से दूसरा सी सेक्शन बना दिया और उनको आपस में क्रॉस मेंबरों से जोड़ दिया। तो ये दोनों लॉन्ग मेंबर्स आपस में जुड़ गए, और इसी सेक्शन में फ्रंट व्हील
फ्रंट लीफ स्प्रिंगों को जोड़ने के लिए ब्रैकेट्स लगा दिए, या यहाँ पर इस सी सेक्शन में होल करके बियरिंग बना दिया, ताकि उस बियरिंग के ठीक सामने हम लीफ स्प्रिंग को फिट करके एक पिन से उसको बुश लगा के उसके बाद पिन लगा के लॉक कर देते हैं। इसी तरह से रियर सस्पेंशन स्प्रिंग के लिए भी जगह बनानी पड़ती है। इसके साथ एयर ब्रेक सिस्टम में, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनमें एयर ब्रेक सिस्टम है, तो ब्रेक सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि उसका एयर टैंक है और उसके साथ लगे हुए जो एयर ड्रायर है जो कि हवा की नमी को सोखता है, सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व हैं, पाइप्स हैं, उनको जाने के लिए भी इसमें जगह होती है। साथ ही चैसी में इस तरह के कई होल होते हैं। ये होल्स एक तो तारों को ले जाने के, पाइपों को ले जाने के काम भी आते हैं, और जब गर्मी के कारण एलोंगेशन ना हो इसलिए भी ये होल रखे जाते हैं। कई में इस चैसी फ्रेम के साथ एक सपोर्टिंग फ्रेम और होती है। सी सेक्शन में ही डबल सी को इस तरह से वो करके बॉक्स सेक्शन भी बनाया जा सकता है। तो पहला एक तो सी सेक्शन टाइप का जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं उनमें ज़्यादातर सी सेक्शन के ही चैसी फ्रेम बनाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। किसी में इस तरह का बॉक्स हो सकता है, किसी में इसी सी सेक्शन के आगे एक प्लेट वेल्ड कर दी जाती है यूं। ये भी बॉक्स सेक्शन बन गया, स्क्वायर बॉक्स सेक्शन बना दिया जाता है। स्क्वायर, ये थोड़ा सा वो उस टाइप का बन गया है, स्क्वायर बॉक्स सेक्शन बना दिया जाता है। कईयों में जो टिपर हैं, जो माइनिंग ट्रक्स हैं, उनमें सी सेक्शन के ऊपर ही एक हेड सेक्शन और बना दिया जाता है, ताकि चैसी के ऊपर जो लोड पड़ रहा है उसको फुली सपोर्ट किया जाए। कुछ फोर्स मोटर्स की जो गाड़ियां चल रही हैं, पहले हिंदुस्तान मोटर्स का ट्रैकर में, और जो भी फोर्स मोटर की चाहे मैटाडोर है, चाहे वो क्या चल रहा है आजकल उनका, वो क्रूज चल रहा लंबा सा, जो मैक्स और टाटा सुमो की तरह ही है। आते जाते ये चलता है कोटद्वार लैंसडाउन के बीच में। एक बहुत कम गाड़ियां हैं उनकी फोर्स की यहाँ पर ज़्यादातर महिंद्रा और टाटा का ही बोलबाला है। फिर भी फोर्स मोटर्स जो चल रहा है उसका क्रूजर और वो जीप्स टाइप में मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, उसमें ट्यूबलर टाइप का चैसी है। उसके जो फ्रेम है ये सी सेक्शन या हेड सेक्शन या बॉक्स सेक्शन टाइप का नहीं है, उसमें ट्यूबलर है, हॉलो ट्यूब है। हमारे पास पहले यहाँ पर हिंदुस्तान मोटर्स का ट्रैकर खड़ा था, वो अपनी आयु पूरी कर चुका, 83 मॉडल था, तो वो तो नीलाम हो गया, नहीं तो उसका चैसी हम तुम्हें यहाँ पर दिखा देते। ठीक है, वो कबाड़ी भी उसको मैंने कहा चैसी यहीं छोड़ दे, उसने उसे काट पाइप बना के टुकड़े टुकड़े करके वो ले गया उसके अपने साथ उनका काम ही वही कबाड़ हो गया वो। तो ये ट्यूबलर सेक्शन होते हैं, तो इनको भी आपस में जोड़ा रहता है क्रॉस मेंबर्स के द्वारा। इसका फ़ायदा ये होता है, उनके अनुसार चल रहा है वो लगभग फोर्स मोटर्स में सभी के जो छोटे वाहन हैं उनमें ये ट्यूबलर सेक्शन ही यूज किए जा रहे हैं। फोर्स मोटर में मान के बड़े बड़े ट्रक भी हैं, ठीक है, माइनिंग ट्रक हैं, पीले रंग के मान लिखे हुए देखे थे टिपर। जितने भी सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं उन्हें गौर से देखा करो, वो उतने किस्म के मेक्स एंड मॉडल्स हैं, और उनको अच्छी तरह से देखा करो, खाली ऐसे बार बार ही देखना नहीं है। उनमें किस तरह का चैसी है, किस तरह का उनका ट्रांसमिशन है, किस तरह का सस्पेंशन है, वो सारी चीज़ें तुम्हें जानना निहायत ज़रूरी है। समझ में आ गई बात? तो जो भी हैवी व्हीकल्स हैं उसमें सी सेक्शन होगा या बॉक्स सेक्शन होगा या हेड सेक्शन होगा। ये मैंने कल एक यू बोल्ट बनाया था कि इसके साथ जो कंटेनर वगैरह को
यू बोल्ट से जोड़ दिया जाता है, कईयों में बॉडी भी यू बोल्ट के साथ जोड़ दी जाती है। अब देखते हैं कि इस पर कौन कौन से बल पड़ते हैं। लोड्स ऑन द चेसी फ्रेम, चेसी फ्रेम पर पड़ने वाले लोड, क्या क्या लोड है उसमें। सबसे पहला वर्टिकल लोडिंग ड्यू टू व्हीकल वेट, और उस पर लदा हुआ जो भी सामान है, पैसेंजर एंड गुड्स, वो सारा वेट कैसे पड़ रहा है इस पर, इस तरह से वर्टिकल वेट पड़ रहा है पूरे फ्रेम पे। क्लियर है, यह जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को अच्छी तरह से समझ पाओगे। वेट ऑफ द व्हीकल, पैसेंजर्स एंड गुड्स कॉजेज वर्टिकल बेंडिंग ऑन साइड मेंबर्स। वह जो लोड है, जो भी वेट है, व्हीकल का वेट है अपना, उसके कंपोनेंट्स जो भी इसके ऊपर लग रहे हैं, रेडिएटर, इंजन, गियर बॉक्स, ड्राइव लाइन, उनका वेट है। फिर इस पर आगे क्लियर करेंगे कि इस पर स्प्रंग वेट, अनस्प्रंग वेट, अनलेडन वेट, जीवीडब्ल्यू, इस पर बात हम आगे करेंगे कि वो लोड किस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, पर जो भी लोडिंग इसके ऊपर है वो क्या करती है, सीधे वर्टिकल लोडिंग पड़ रही है, ये एक सीधी चीज़ है, इसके ऊपर कोई लोड पड़ रहा है तो वो क्या करेगा, इसको बेंड करने की कोशिश करेगा, वो एक उसके ऊपर एक बेंडिंग मूवमेंट पैदा करेगा। क्लियर है, वो वर्टिकल फोर्स ही बेंडिंग मूवमेंट पैदा कर रहा है। दूसरा, वर्टिकल लोड व्हेन व्हीकल कम्स अक्रॉस बम्प होल, जब वाहन चल रहा है सड़क पे, तो सड़क पे गड्ढे हैं, गड्ढे में टायर जाता है, तब भी वर्टिकल लोडिंग पड़ रही है, ऊपर से लोड है और वो टायर नीचे चला गया, या फिर वो किसी बम्प के ऊपर चढ़ रहा है, किसी उभार के ऊपर चढ़ रहा है, तब भी वर्टिकल लोडिंग आ रही है। साथ ही साइड मेंबरों में एक और टॉर्जन भी पैदा हो रहा है, वो फैलने की भी कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड है वर्टिकल लोड व्हेन व्हीकल कम अक्रॉस बम्प होल्स। तीसरा, लोड ड्यू टू रोड कैम्बर, साइड विंड और कॉर्नरिंग फोर्स। जब वाहन चल रहा है तो एक तो रोड का कैम्बर है, सड़क एकदम सीधी नहीं है, सड़क पे थोड़ा सा कैम्बर दिया हुआ होता है, उस कारण भी एक फ्रेम पे जोर पड़ सकता है, एक टायर थोड़ा सा ऊपर और दूसरा टायर थोड़ा सा नीचे है, भले ही वह 1 mm है या 2 mm है, पर वह प्लेन पर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। दूसरा, जब वाहन कॉर्नरिंग कर रहा है तो वहाँ पर 2 बल लग रहे हैं, कॉर्नरिंग फोर्स अंदर की तरफ वाहन को रखना चाह रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और साइड विंड, जो साइड विंड का जो थ्रस्ट है वह वाहन को बाहर की तरफ को धकेल रहा है। जब भी 2 फोर्सेस यूज हो रहे हैं तो वह एक तो बेंडिंग भी देंगे और दूसरा वो एक टॉर्जनल ट्विस्ट भी पैदा करते हैं, वो साइड मेंबरों के ऊपर एक ऐंठ भी पैदा हो जाती है। लोड ड्यू टू व्हील इम्पैक्ट विथ रोड ऑब्स्टेकल्स। अब ये वाहन चल रहा है, चलते चलते रास्ते में सबसे पहले रुकावट उसकी आ गई, स्पीड ब्रेकर आया, तो स्पीड ब्रेकर आते ही ब्रेक लगाया, ब्रेक अप्लाई किया तो घूमते हुए पहिए रुकने को हुए, तो इनर्शिया फोर्सेस वाहन को आगे की तरफ धकेल रहे हैं, पर वाहन के पहिए रुकने की कोशिश कर रहे हैं, स्लो डाउन हो रहे हैं, वेरिएशन है। तो इसके कारण पूरी की पूरी बॉडी आगे की तरफ मूव होती। जब ब्रेक लगाते हैं, जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो देखते हो कि उस पर बैठा हुआ यात्री आगे की तरफ को झुक जाता है, वो क्या हो रहा है, लोड शिफ्ट हो रहा है। जब यात्री पर हो रहा है तो सामान पर भी हो रहा है, वो उसकी पूरी बॉडी पर भी हो रहा है, तो वो एक शियर फोर्स भी पैदा कर रहा है, जो लीफ स्प्रिंग्स के इन बियरिंग्स पे, एक्सल्स पे, बॉडी को भी आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा है। शियर माने खुरचन बल पैदा हो रहा है। इससे इसी कारण से जो भी सस्पेंशन की बुशिंग्स हैं वो कट जाती हैं, उनमें खरोंच आ जाती है और उनमें प्ले आ जाती है।
और फिर वाहन चलते समय चूं चूं ची ची की आवाज़ भी करता है। ब्रेक लगाते समय वो आवाज़ अलग होती है एक पहिए की। तो परंतु वह चैसी फ्रेम के ऊपर भी प्रभाव डालता है। इंजन टॉर्क एंड ब्रेकिंग टॉर्क, अभी मैंने थोड़ी पहले बात करी। ब्रेकिंग टॉर्क क्या है? वाहन को रोकने की कोशिश कर रहा है। इंजन का टॉर्क वाहन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जब वाहन खड़ा है या वह विराम अवस्था में है, तो न्यूटन का पहला नियम क्या है? कोई भी वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि अर्थात यदि वह स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और यदि वह गतिमान है तो वह गतिमान ही रहना चाहती है। पर स्थिर है उसको हमें बढ़ाना है, वाहन को चलाना है। अब तो इंजन स्टार्ट किया, उसे 2, 4, 5 मिनट वार्म अप कर लिया। वार्म अप करने के बाद जैसे ही गियर डाल के हम एक्सेलरेट करते हैं, तो उस समय वाहन की प्रवृत्ति है खड़े रहने की। जो पहिए हैं, पहिए घूमने को राजी नहीं है। पर जब एक्सेलरेट किया जा रहा है, उसका टॉर्क बढ़ाया जा रहा है इंजन का, तो वो पहियों को घुमाने की कोशिश कर रहा है, पर पहिए घूमना नहीं चाह रहे हैं। तो इस कारण भी इस चैसी फ्रेम के ऊपर बेंडिंग एंड शियर पैदा हो जाती है। वह लोड भी इस चैसी के ऊपर पड़ता है। और जब कभी देखते हो स्कूटर या मोटरसाइकिल में ये चीज़ें तुम फील कर सकते हो, कारों में भी ऐसा होता है, ट्रकों में भी ऐसा होता है। जब उसे इनिशियल खड़े हुए ट्रक को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो वह आगे से थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है। दैट फेनोमिना इज कॉल्ड स्क्वाट। क्या कहलाते हैं? स्क्वाट कहते हैं उसको, SQUAT। यह प्रवृत्ति जब वाहन को एक्सेलरेट करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो वह आगे से उठने की कोशिश करता है। करता क्या है? वो एक पूरा बल है। वह बल इस चैसी पर भी बेंडिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है, ठीक है। और सस्पेंशन के ऊपर वह एक शियर फोर्स भी पैदा कर रहा है। समझ में आ गई बात? ये तो है जब हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं। ड्राइविंग टॉर्क है, ये इंजन का टॉर्क है, और ये हमेशा पड़ रहा है। ये स्टार्ट करते समय भी पड़ रहा है, जब हम गियर चेंज कर रहे हैं तब भी पड़ रहा है। ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, अचानक से ब्रेक लगाया, इनर्शिया फोर्स क्या करेगा? आगे को जाने की कोशिश कर रहा है, मगर पहिया रुक रहा है, घूमता हुआ व्हील रुकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक बल युग्म पैदा हो रहा है, जो कि इस चैसी पे बेंडिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है। ये साइड मेंबर्स पे बेंडिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है। और जब कॉर्नरिंग हो रही है, तो ये जो साइड मेंबर्स हैं, इनमें एक टॉर्जनल ट्विस्ट भी पैदा हो रहा है, बेंडिंग भी पैदा हो रही है, और साथ ही एक मरोड़न बल के पैदा होने से इसमें एक ऐंठ भी आ जाती है चैसी के ऊपर। समझ में आ रही बात? तो इतने सारे बल इसके ऊपर पड़ने वाले हैं। इंजन टॉर्क का मतलब खड़ा है, चला रहे हैं, पहला वहाँ पर रिएक्शन है, टॉर्क रिएक्शन। उसके बाद गियर शिफ्ट कर रहे हैं, वाहन की गति को बढ़ा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सबसे मैक्सिमम कहाँ पर है? स्क्वाट के टाइम पर है। दूसरा सडन ब्रेकिंग के टाइम पर, अचानक से इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, वाहन में जब धीरे धीरे ब्रेक लग रहा है तो वह बल कम पड़ रहा। परंतु जब सडन ब्रेकिंग हो रही है, एकदम से लोड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ का पैसेंजर उठ के आगे आ जा रहा है, या सामान पीछे का उठ के आगे चला जा रहा है, अगला पहिए तो रुक गए हैं, परंतु बॉडी और उसके अंदर बैठा हुआ सामान अभी भी मूव करने की कोशिश कर रहा है, लोड शिफ्ट कर रहा है। उस समय फिर इन दोनों साइड मेंबरों के ऊपर एक लेटरल फोर्स भी पैदा हो रहा है, और ये इसे बेंड करने की भी कोशिश कर रहा है, और टॉर्जनल ट्विस्ट भी पैदा कर रहा है, साथ ही शियर फोर्स भी पैदा कर रहा है। तीसरा नेक्स्ट है कि लोड ड्यू टू व्हील इम्पैक्ट विथ रोड ऑब्स्टेकल्स। अब वाहन चल रहा है, चलते ही पहला ऑब्स्टेकल, उस पर सड़क का उभार भी हो सकता है या कोई पत्थर भी आ सकता है,
या कहीं पर ही कीचड़ आया हुआ है, आजकल बरसात में पूरा सड़क के ऊपर मलबा आया रहता है, तो जब वहाँ पर वाहन चढ़ रहा है उस मलबे में भी, उन्होंने कहा यार चल रोड ऐसी है भी पार कर लो, फिर आगे बंद ना हो जाए। इसी में काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, फिर ऊपर से स्लाइड आकर बहुत सारी गाड़ियाँ दब जाती हैं उसमें। परंतु कई बार ध्यान नहीं रहता, अचानक से कोहरा लगा है, कुछ और चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, नहीं दिखा रास्ते पे कोई चीज़ और पहिया उस पर रुक जाता है। किसी पहिए पे आकर पत्थर लग गया, कोई उभार लग गया सड़क का, उसने उसको रोकने की कोशिश की, तो यहाँ पर ये फ्रेम जो है वो पैरेललोग्राम की तरह, मान लिया इस पहिए पे ऑब्स्टेकल आ गया तो ये तो रुक गया, ये वाला पहिया अभी भी आगे की तरफ चल रहा है, इसने ये पीछे वाले को भी चलने से रोका, परंतु ये तो चल ही रहे हैं, ये दो आगे आ गए और ये खड़े रह गए। तो इस तरह का डिस्टॉर्शन इसमें हो सकता है। समझ में आ रही है? ये जो छोटी कारें हैं जब गड्ढे में, ज़्यादा बड़े गड्ढे में चली जाती हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है, जब ये किसी बड़े उभार पर टकराती हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए फिर इनका फटाफट अलाइनमेंट करना होता है। ये तो फ्रेमलेस बॉडी होती है, ये फ्रेमलेस स्ट्रक्चर है, परंतु फ्रेमलेस स्ट्रक्चर, जब मैंने अभी तुम्हें ये सारी चीज़ें, ये तो चैसी के प्रकार बताए, इसके अलावा एक फ्रेमलेस स्ट्रक्चर होता है जिसमें अदर कंपोनेंट को फिट करने के लिए नीचे बॉडी फ्रेम के साथ ही थोड़ी व्यवस्था कर दी जाती है। ठीक है, तो वो कारों में फिर उसके साथ सस्पेंशन लगा के, हिंज्ड करके उन्हें आपस में बुशिंग के द्वारा जोड़ के, ताकि ये अप डाउन मूवमेंट भी कर सकें, बॉडी ज़मीन में भी ना लगे और हर चीज़ बढ़िया तरीके से लग सके। उनमें ये रोड ऑब्स्टेकल्स बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं अलाइनमेंट के ऊपर। ठीक है, सडन इम्पैक्ट लोड्स ड्यू टू कोलिजन, एक लोड जब वाहन आपस में टकरा जाते हैं या फिर वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराते हैं, किसी पेड़ से टकरा जाते हैं, तो उस समय तो पूरी की पूरी ही बेंडिंग हो जाती है, पूरा डिस्टॉर्शन हो जाता है, चैसी एकदम बेकार हो सकता है। इसलिए आजकल इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो पुरानी अभी जीप का चैसी देखते हैं उसमें तो ये बम्पर क्या हैं, लोहे के हैं। आजकल ज़्यादातर इस हिस्से को कमज़ोर रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब कभी ये टकराए तो ये जो इम्पैक्ट है, कोलिजन का इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वह इन फ्रेम्स पे कम से कम पड़े, फ्रेम टेढ़ा ना हो, यात्रियों या सामान को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, वो जो इम्पैक्ट है वो पूरा यहीं तक रह जाए। समझ में आ रही? ये प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक, जब ये टकराएगा तो ये खुद मुड़ जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना एरिया बदला जा सकता है। अगर जब हम इसे ऐसा नहीं पूरा ही रिजिड बना देंगे तो जब इस पर कोलिजन होगा, जब ये टकराएंगे तो टकराने के कारण पूरा का पूरा चैसी फ्रेम के ऊपर ये प्रभाव जाएगा लास्ट तक, ये टेढ़ा, ये मुड़ भी जाएगा, टॉर्जनल ट्विस्ट भी हो जाएगा और ये कई जगह से बेंड हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। सामान्यतया ये स्टीयरिंग के आसपास से चैसी क्रैक होना एक आम बात है, क्योंकि वो जो जब टॉर्क लग रहा है, पावर स्टीयरिंग के बाद ये थोड़ा फिनोमेना कम हुआ, तो कई वाहन निर्माता इस एरिया में एक और प्लेट लगाकर इतने ही एरिया को बॉक्स टाइप का बना देते। समझ में आ रही? कभी भी चलते समय सड़क के अनियमितता के कारण चैसी में क्रैक्स आ सकते हैं, ड्राइविंग टॉर्क के कारण, ब्रेकिंग टॉर्क के कारण, सड़क में अनियमितता के कारण इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जब भी कभी चैसी क्रैक हो जाए, कोई फ्रेम उसका क्रैक हो गया, मान लिया यहाँ पर इस तरह से ये क्रैक हो गया, तो इसको वेल्ड करके भरना
नहीं, इसमें यहाँ पर एक होल बना देने चाहिए ताकि ये जो क्रैक है ये आगे यहाँ तक ना जाए, फिर ये टूट ना जाए। ठीक है। उसके बाद एक प्लेट लेके इस पूरे एरिया को बोल्टेड कर देना चाहिए। 2 प्लेटें आपस में अंदर बाहर से यूं कर दो या सिंगल प्लेट कर दो, किस तरह से है वो। ठीक है, ये तो बाद में बात करेंगे, अभी चलो चल रहा है तो ये चीज़ें भी बता दो। इतने प्रकार के बल चैसी में पड़ते हैं। अब चैसी पे इंजन रखना और इसके ऊपर बॉडी बिल्ट करना, किन्हीं वाहनों में ये आगे से थोड़ा सा पतला और पीछे से थोड़ा सा फैला हुआ इस तरह से हो सकता है, इतना तो नहीं। ऐसा चैसी फ्रेम हो सकता है। ऐसा क्यों? ये इसलिए ताकि आगे अच्छा स्टीयरेबिलिटी मिले, कॉर्नरिंग जो टर्निंग रेडियस है वो कम से कम हो, अच्छी तरह से स्टीयर हो जाए वाहन, इसलिए ये आगे नैरो और पीछे थोड़ा चौड़ा होता है। पर जो हैवी व्हीकल होते हैं उसमें ये सीधा भी हो सकता है, उसमें ये आगले और पिछले पहियों के लिए उभार भी नहीं भी हो सकता है, वो सीढ़ी नुमा लैडर टाइप का सीधा भी हो सकता है। कईयों में जो पुराने वॉक्सवैगन के ट्रक्स होते थे उनमें ऐसे क्रॉस, ऐसा भी चैसी होता था। ये क्रॉस मेंबर की बजाय इस तरह से क्रॉस करके क्रॉस मेंबर पीछे भी, इस तरह के भी चैसी होते थे। ये अब कुछ कार वाले अभी यूज कर लेते हैं अपने अंडर बॉडी इसी तरह का कंस्ट्रक्शन बना के, ताकि इस पर पड़ने वाले जो भी बल हैं, जितने भी प्रकार के बल बताए, वर्टिकल लोडिंग ही ज़्यादा है और टॉर्जनल ट्विस्ट भी है, इनको कम करने के लिए इस तरह की संरचनाएं प्रयोग की जाती हैं। अब इस पे कन्वेंशनल कंट्रोल में क्या होता था कि इंजन यहाँ पर फिट करके इस एरिया तक इंजन और रेडिएटर वगैरह कूलिंग सिस्टम रहता था, इसके बाद ड्राइवर और पैसेंजरों को बैठने की जगह होती थी। तो जो ये वाला था इसे कहते थे कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम। क्या? कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम, जिसमें कि इंजन बाहर होता है, अलग होता है, इंजन बाहर है और ड्राइवर इंजन से काफ़ी दूर बैठा हुआ है। ये कन्वेंशनल पुराने टाइप के ट्रक बसेस देखें जिनमें मुंह आगे को निकला रहता है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि वाहन में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी आ सके, यात्री भी ज़्यादा बैठ सकें, तो फिर एक सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चैसी SFC, ये जो टाटा की 709 है, 709 देखिए, 709 709, जिसमें आगे थोड़ा सा मुंह निकला हुआ है ऐसे, ये इसमें आधा इंजन बाहर है और आधा ड्राइवर केबिन में है। जैसे इको मारुति की देखिए, वो लगभग SFC है, उसका तो इंजन अंदर ही है। तो इसमें क्या होता है कि आधा इंजन बाहर और आधा इंजन अंदर रहता है। ये कहलाती है सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चैसी। एक बस चैसी देखा है जिसमें सीधा सीधा ये जो इंजन है ये सीधे बस है, वैन है मारुति की और कई गाड़ियां हैं, ये इस तरह से ये कहलाती है फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चैसी। फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चैसी का फ़ायदा ये हो जाता है कि इंजन भी अंदर ही रहता है, उसमें ड्राइवर बिल्कुल व्हील के ऊपर ही बैठा है, उसको पूरा विजिबिलिटी है। जो कन्वेंशनल में क्या है, मुंह देखना पड़ता है, जजमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आती है। जिन भी वाहनों के मुंह बाहर निकले हुए हैं, कारें हैं छोटी, ये कन्वेंशनल सिस्टम ही है, क्योंकि एरोडायनेमिक्स प्राप्त करने के लिए जब आगे जाकर देखोगे कि इनमें पड़ने वाले बल क्या क्या फ़र्क पड़ता है, इसके फ्यूल इकोनॉमी में भी फ़र्क आता है। ठीक है, तो जो बसें हैं वो क्या हैं, फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चैसी है, उसमें इंजन भी बिल्कुल ड्राइवर केबिन में ही है और यात्रियों को बैठने के लिए जगह मिल गई। और ट्रक में भी पीछे ड्राइवर केबिन और
पैसेंजर केबिन अलग हो गया और पीछे सामान रखने की जगह भी मिल जाती है। इस तरह से इसे 3 भागों में हम कह सकते हैं, कन्वेंशनल, दूसरा SFC यानी सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस, और तीसरा फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस। इट्स इनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।